जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे इमाइल दुर्खिम के सामाजिक एकता सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको ज़रूरी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि इमाइल दुर्खिम का सामाजिक एकता का सिद्धांत क्या है। इमाइल दुर्खिम ने अपनी सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में अपने इस सामाजिक एकता सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख किया है। ये पुस्तक, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से जानते हैं, यह पुस्तक जो उनकी सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पुस्तक थी और जो 1893 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में इमाइल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता की अवधारणा को स्पष्ट किया है। आपकी जानकारी के लिए ये बताना जरूरी है कि ये जो पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये पुस्तक जो है वो वास्तव में इमाइल दुर्खिम के द्वारा जो उनका जो पीएचडी की उपाधि के लिए, डॉक्टरेट की उपाधि के लिए लिखा गया शोध प्रबंध था। यानी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पर इमाइल दुर्खिम को डॉक्टरेट की पीएचडी की उपाधि मिली थी। तो इस अपने उपाधि के लिए लिखे गए शोध प्रबंध में इमाइल दुर्खिम महोदय ने व्यक्ति एवं समूह के अंतर संबंधों की व्याख्या करने के लिए ये पुस्तक लिखी थी। तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक जो है वो वास्तव में व्यक्ति एवं समूह के अंतर संबंधों की व्याख्या पर आधारित है। इस पुस्तक में इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता को समाज की एक नैतिक आवश्यकता के रूप में स्पष्ट किया है। उनका ये कहना है, यानी दुर्खिम का ये मानना है कि सामाजिक एकता जो है वो समाज की एक अनिवार्य विशेषता होती है। ये सभी समाजों में अनिवार्य रूप से विद्यमान होती हैं और जब किसी समाज अथवा समुदाय की आवश्यकताएं बदलती हैं या बदलने लगती हैं, तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक एकता की प्रकृति में भी स्पष्ट रूप से परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। और इस तरह से उन्होंने श्रम विभाजन को वास्तव में एक ऐसे तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है, एक ऐसे तथ्य के रूप में स्वीकार किया है जो एक विशेष प्रकार की सामाजिक एकता को जन्म देता है। कहने का आशय ये है कि दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में, अपने इस शोध प्रबंध में ये अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया है कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता सामाजिक एकता या सामाजिक संगठन के दो भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। यानी यांत्रिक एकता और सावयवी एकता सामाजिक संगठन के दो विभिन्न स्वरूपों को, दो अलग अलग स्वरूपों को स्पष्ट करती हैं। और ये जो सामाजिक एकता है वो समाज की एक नैतिक आवश्यकता होती है और जब किसी समाज या समुदाय की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस सामाजिक एकता की प्रकृति में भी स्पष्ट रूप से परिवर्तन होने लगता है। तो इस तरह से इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन से उत्पन्न एक आवश्यक दशा के रूप में ये जो है वो सामाजिक एकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका ये मानना है कि बाहरी तौर पर श्रम विभाजन को एक ऐसी दशा के रूप में देखा जाता है जिसमें अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग कार्यों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस तरह से कार्यों के विभाजन के कारण या कार्यों के बंटवारे के कारण श्रम विभाजन को अक्सर सामाजिक एकता के विरुद्ध मान लिया जाता है या समझ लिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि श्रम विभाजन का जो मुख्य प्रक्रिया होता है वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के जीवन में एक सामाजिक एकता उत्पन्न करना होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या समूह
एक दूसरे की सहायता के बिना अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि जैसे अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में नहीं रहता है या जिसको समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आदमी नहीं है, वो ईश्वर है या फिर वो कोई पशु के समान है। तो इस तरह से इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वो सभी व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के सहायता के बिना अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इमाइल दुर्खीम ने, आप इमाइल दुर्खीम का ये जो द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी जो बुक है, वो 3 खंडों में है। ये एक बड़ी पुस्तक है और ये 3 भागों में, 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें दुर्खीम ने इस पुस्तक के पहले भाग में सामाजिक एकता की प्रकृति के बारे में, दूसरे भाग में श्रम विभाजन से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न पक्ष हैं या सामाजिक श्रम विभाजन और सामाजिक एकता का जो आपसी संबंध है उसको स्पष्ट किया है। और उन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन नामक पुस्तक में, समाज में श्रम विभाजन नामक अपनी इस पुस्तक में के तीसरे भाग में श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया है। तो इस तरह तो इमाइल दुर्खीम ने ये जो सामाजिक एकता के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं, इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिए, इसको समझने के लिए, सामाजिक एकता के सिद्धांत को जानने के लिए वास्तव में हमें सामाजिक एकता की अवधारणा के साथ साथ यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की प्रकृति को भी स्पष्ट करना जरूरी होता है, इसको जानना जरूरी होता है। क्योंकि दुर्खीम ने सामाजिक एकता को सभी समाजों में पाई जाने वाली एक अनिवार्य विशेषता के रूप में इसको स्पष्ट किया है, इसकी व्याख्या की है। और उन्होंने अपने इस लेख में, अपने इस शोध प्रबंध में एक व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सामाजिक एकता को समाज की प्रकृति के निर्धारण के रूप में एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस अवधारणा को, सामाजिक एकता की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सामाजिक एकता के साथ साथ यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की अवधारणा को भी समझना होगा। हालांकि सभी विद्वान किसी न किसी रूप में सामाजिक एकता को सामाजिक जीवन की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन दुर्खीम ने अपने इस अध्ययन में और लोगों से अलग एक व्यवस्थित और तार्किक आधार पर सामाजिक एकता को स्पष्ट किया है। और उन्होंने वास्तव में सामाजिक एकता को एक ऐसे आधार के रूप में स्वीकार किया है जिसकी प्रकृति के अनुसार ही विभिन्न समाजों की प्रकृति को समझा जा सकता है। यानी दुर्खीम का ये मानना है कि अगर आप विभिन्न समाजों की प्रकृति को समझना चाहते हैं, विभिन्न समाजों की संरचना को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो वास्तव में आपको उसके लिए उन समाजों में जो विद्यमान जो सामाजिक एकता है उसकी प्रकृति को समझना होगा, उसको जानना होगा। क्योंकि बिना उनकी प्रकृति को जाने, उनको समझे, हम समाज की जो एकता है, समाज की जो प्रकृति है, उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि दुर्खीम का जो विचार है वो ये है कि समाज का विकास व्यक्तियों पर आधारित नहीं होता है। उनका ये कहना है कि समाज का विकास व्यक्तियों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति उस सामाजिक एकता के अधीन होते हैं जो समाज को संचालित और नियंत्रित करती है। यानी दुर्खीम के कहने का आशय ये है कि समाज का जो वास्तविक अस्तित्व है वह सामूहिक चेतना में होता है और इसी के आधार पर समाज में एक विशेष प्रकार की एकता विकसित होती है। यानी दुर्खीम का कहने का आशय ये है कि सामाजिक एकता समाज की एक नैतिक आवश्यकता होती है। जैसे जैसे सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, सामाजिक एकता की प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगता है। तो इस तरह से दुर्खीम ने सामाजिक एकता को एक परिवर्तनशील दशा के रूप में, एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया है, स्पष्ट किया है जो परिवर्तित होती रहती है। और उन्होंने अपने अध्ययन में, अपने जो उनकी जो बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस पुस्तक में उन्होंने
सामाजिक एकता के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करते हुए बताया कि जो सामाजिक एकता में होने वाला जो परिवर्तन है वो वास्तव में यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर परिवर्तन होता है। यानी दुर्खीम ने विभिन्न समाजों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह बताया है कि सामाजिक एकता जो एक परिवर्तनशील दशा है, यानी सामाजिक एकता जो है वो परिवर्तित होती रहती है, इसका स्वरूप बदलता रहता है और इस बदलाव में, इस परिवर्तन में जो सामाजिक एकता बदलती है वो बदलाव वास्तव में यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर होता है, यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की ओर जो समाज है वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। और सामूहिक चेतना के बारे में जो दुर्खीम का विचार है वो यह है कि उन्होंने सामाजिक चेतना को बताते हुए लिखा है कि सामूहिक चेतना एक ऐसा तथ्य होता है जो किसी समाज में लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और बौद्धिक समानताओं से उत्पन्न होता है। हालांकि ये सच है कि सामूहिक चेतना का माध्यम व्यक्ति है, लेकिन सामूहिक चेतना की जो प्रकृति है वो व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। आदिम समाजों से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं मिलेगा जिसमें सामाजिक एकता का कोई न कोई विशेष स्वरूप न पाया जाता हो। यानी अगर आप मानव सभ्यता के, मानव संस्कृति के इतिहास को अगर आप उसके ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि आदि काल से लेकर के वर्तमान काल तक ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कि सामाजिक एकता का कोई न कोई एक विशेष स्वरूप न पाया जाता हो। तो यही कारण है, वास्तव में यही कारण है कि सामाजिक एकता के बिना न तो लोगों के बीच में व्यवस्थित संबंधों का विकास हो सकता है और न ही उन लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। तो इससे स्पष्ट रूप से इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक एकता वास्तव में एक ऐसा तथ्य है जिसका कि सामूहिक चेतना से घनिष्ठ संबंध होता है। अपने आगे के अध्ययन में इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक एकता को दो स्वरूपों में जो उन्होंने विभाजित किया है, यानी उन्होंने बताया कि सामाजिक एकता के दो मुख्य स्वरूप होते हैं, एक यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी और दूसरा होता है सावयवी एकता। तो इन यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की कॉन्सेप्ट को हम लोग विस्तार से समझते हैं, अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं कि यांत्रिक एकता क्या है और सावयवी एकता क्या है। यांत्रिक एकता यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने लिखा है कि यांत्रिक एकता वास्तव में सामाजिक एकता का जो पहला स्वरूप होता है, एक प्राथमिक स्वरूप होता है और यह वह एकता होती है जो आदिम, सरल और परंपरागत समाजों में पाई जाती हैं। यानी जो हमारे जो प्राचीन काल में आदिम जो समाज थे, जो सरल समाज और परंपरागत समाज थे, उन समाजों में जो सामाजिक एकता पाई जाती थी उसका स्वरूप यांत्रिक एकता होता है। यानी यांत्रिक एकता को दुर्खीम ने समानता की एकता कहा। यानी उनका ये मानना है कि जिन समाजों में लोगों के विचारों में, विश्वासों में, जीवन शैली, नैतिकता और परिस्थिति और भूमिका आदि के बारे में काफ़ी कुछ समानताएं होती हैं, वहाँ सभी लोग एक ऐसी सामूहिक चेतना को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं जिस पर धार्मिक नियमों, परंपराओं और जनमत का विशेष रूप से प्रभाव होता है। और ऐसी सामूहिक चेतना के द्वारा जिस एकता का विकास होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसी के अनुसार विचार करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। और इसी कारण से दुर्खीम ने इसे यांत्रिक एकता कहा है। यानी यांत्रिक एकता कहने का कारण यही है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति एक मशीन की तरह से अपनी इच्छा पर ध्यान दिए बिना वो कार्य करता रहता है। यानी जो यांत्रिक एकता होती है उसमें सामूहिक चेतना की प्रधानता होती है, इसमें व्यक्तिगत चेतना जो है वो कमज़ोर होती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर धर्म का, परंपराओं का
जनमत का प्रभाव अधिक होता है और इस कारण से इन सब के प्रभाव में इनका अधिक दबाव पड़ने के कारण व्यक्ति जो है वो एक मशीनीकृत तरह से, एक मशीन की तरह से, एक वास्तव में हम कहें तो वो जो मानव है वो एक मशीनीकृत व्यक्ति या मशीनीकृत मानव बन जाता है। और ऐसी स्थिति में वह अपनी इच्छा को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि उसके लिए सामूहिक चेतना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्तिगत जो हित है, व्यक्तिगत जो चेतना है वो शून्य हो जाती है और इस कारण से व्यक्ति अपने हित की, अपने चेतना की चिंता किए बिना समाज के हित के लिए, सामूहिक चेतना की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए वो कार्य करता रहता है। और इसी कारण से दुर्खीम ने इसे यांत्रिक एकता का, यांत्रिक एकता का मतलब ये हुआ कि इसमें एक व्यक्ति यंत्रवत होकर के एक मशीन की तरह से बिना अपनी इच्छा पर ध्यान दिए हुए कार्य करता रहता है। उनका ये मानना है कि जो समाज जितना ही अधिक समरूप होगा उसमें यांत्रिक एकता की उतनी ही अधिक विशेषताएं पाई जाएंगी। यानी जो समाज जितना ही सरल समाज होगा, जितना ही प्राचीन समाज होगा, जितना ही वो परंपरागत मूल्यों पर आधारित होगा, उस समाज में जो पाई जाने वाली जो एकता है वो यांत्रिक एकता का होगी और वो उतना ही अधिक पाई जाएगी। यानी जो समाज जो है वो जिन लोगों के जिन समाजों में लोगों के विचारों, विश्वासों, नैतिकता या फिर उनकी परिस्थिति, भूमिका में जितनी अधिक समानता पाई जाएगी उसी के आधार पर जो है वो उनके बीच में जो पाई जाने वाली जो यांत्रिक एकता है वो उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही मजबूत होगी। अपने इस यांत्रिक एकता संबंधी विचार को स्पष्ट करने के लिए इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक एकता के बारे में लिखा है कि वास्तव में जो हमारे जो पहले के जो प्राचीन जो आदिम समाज होते थे उनका आकार बहुत छोटा होता था और इन समाजों में सदस्यों की आवश्यकताएं बहुत कम होती थी और सभी सदस्यों के कार्यों, उनके विचारों में समरूपता पाई जाती है और समाज में जो पाया जाने वाला जो श्रम विभाजन था वो केवल आयु और लिंग पर आधारित होता था। यानी जिन लोगों की उम्र ज़्यादा थी उनको विशेष महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता था और लिंग के आधार पर जो पुरुष थे वो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। पुरुषों को ज़्यादा अधिकार, सुविधाएं और निर्धारित की गई थी और महिलाओं को उनसे तुलनात्मक रूप से उनको कम अधिकार दिया गया होता था। तो इस तरह से जो प्रत्येक जो व्यक्ति था उस आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था में जो प्रत्येक व्यक्ति था वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहता था। धार्मिक विश्वास, परंपराएं और जनमत लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली साधन हुआ करते थे और वास्तव में यह एक ऐसी एकता होती थी जिसमें दमनकारी कानूनों और कठोर दंड के द्वारा व्यक्ति को सामूहिक जीवन के विरुद्ध किसी भी कार्य को करने से रोक दिया जाता था। यानी अपराध, ऐसे समाजों में अपराध का तात्पर्य उन कार्यों से समझा जाता था जो समूह की जो नैतिकता है, समूह की जो एकता है उसके विरुद्ध होते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता था तो समूह के सभी लोग उसे दंड के रूप में उसका प्रतिशोध लेने की बात सोचते थे और इस कारण से समूह के सभी सदस्यों के बीच में एक मानसिक एकता का विकास होने लगता है और धीरे धीरे ये जो मानसिक एकता है वो उच्च होकर के सामूहिक चेतना के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगती थी, दिखाई पड़ने लगती थी। तो दुर्खीम के इस यांत्रिक एकता संबंधी विचारों को उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के द्वारा हम यांत्रिक एकता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यानी हम यांत्रिक एकता की दशा को कुछ प्रमुख विशेषताओं के द्वारा निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि यांत्रिक एकता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनमें समाज में समरूपता, सामाजिक संस्तरण का अभाव, सामूहिक चेतना की प्रधानता, जनमत की शक्ति, व्यक्तिवादिता में कमी, अपराध की सामाजिक प्रकृति और दमनकारी कानून। तो इस तरह से इन 7 विशेषताओं के आधार पर आप यांत्रिक एकता वाले समाज की या यांत्रिक एकता की प्रकृति को समझ सकते हैं।
जैसे पहली इसकी विशेषता है वो है समाज में समरूपता, यानी यांत्रिक एकता वाले समाजों की यह पहली विशेषता है कि इनका ये उन समाजों की विशेषता होती हैं जहाँ पर लोगों के जो जीवन शैली, उनके विचार, उनकी नैतिकताएं, उनकी आवश्यकताएं और उनके विश्वासों में समानताएं होती हैं। तो इस तरह से यांत्रिक एकता समाज में समरूपता की दशा को प्रदर्शित करती है और समानता या समरूपता की दशा में ही समाज में यांत्रिक एकता निर्मित होती है या यांत्रिक एकता विकसित होती है। दूसरा इसकी प्रकृति की जो दूसरा लक्षण है, दूसरी जो विशेषता है वो है सामाजिक संस्तरण का अभाव। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता वाले समाजों को एकीकृत या अखंडित समाज भी कहा जा सकता है। यानी यांत्रिक एकता वाले समाज वे समाज हैं जिनमें सदस्यों को विभिन्न खंडों में विभाजित करने वाली कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आधार पर सभी व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिकाएं लगभग एक समान होती हैं। व्यक्तियों के बीच में ऊंच नीच का कोई स्पष्ट अंतर या वर्ग विभाजन नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से जब संपूर्ण समाज एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करता है तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से समाज में ये जो है वो यांत्रिक एकता बनने लगती है, यांत्रिक एकता विकसित होने लगती है। यांत्रिक एकता की जो प्रमुख विशेषता है वो है सामूहिक चेतना की प्रधानता। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता तथा सामूहिक चेतना के बीच में एक घनिष्ठ और पारस्परिक संबंध होता है। यानी जिन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है उनमें अनिवार्य रूप से सामूहिक चेतना भी बहुत शक्तिशाली होती है। यानी अगर यांत्रिक एकता वाला समाज होगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें सामूहिक चेतना जो है वो शक्तिशाली होगी। सामूहिक चेतना के रूप में व्यवहार के जिन तरीकों, नियमों या विश्वासों को मान्यता दी जाती है उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कार्य करने या व्यवहार करने की बात नहीं कर सकता है या सोच नहीं सकता है। तो इस तरह से जो सामूहिक चेतना है वो वास्तव में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर कोई कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं करती है। यानी उसके मन में सामूहिक चेतना की भावना इतना स्पष्ट और प्रबल रूप में होती है कि ये जो भावना है वो उसके अंदर व्यक्तिवादिता या अपनी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति जैसी भावनाओं को बनने ही नहीं देती है, उसको स्वयं ही समाप्त कर देती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है जनमत की शक्ति, यानी स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। यांत्रिक एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति को जनमत के अनुसार कार्य करना होता है। ऐसे जनमत की प्रकृति औपचारिक नहीं होती बल्कि अनौपचारिक रूप से समूह के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वह उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से व्यक्ति के ऊपर उसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है। यानी व्यक्ति को उसको हर हाल में उसी के अनुसार कार्य करना होता है। जनमत चाहे सहयोग पर आधारित हो, चाहे प्रेम पर आधारित हो या घृणा या हिंसा पर आधारित हो, अनिवार्य रूप से व्यक्ति को उसी के अनुसार कार्य करना व्यक्ति का एक नैतिक दायित्व होता है। यानी इस नैतिकता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सामाजिक एकता के विरुद्ध मान करके समूह के सभी लोग उससे प्रतिशोध लेने का प्रयत्न करते हैं। यांत्रिक एकता की पांचवी विशेषता है व्यक्तिवादिता में कमी, यानी लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यांत्रिक एकता एक ऐसी दशा को स्पष्ट करती है जिसमें सामूहिकता या व्यक्तिवादिता के बीच में परस्पर विरोधी संबंध होता है। यानी जो व्यक्तिवादिता है, जब सामूहिकता विकसित होगी तो अपने आप स्वाभाविक रूप से जो व्यक्तिवादिता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। यानी जब किसी समाज में जैसे जैसे यांत्रिक एकता बढ़ती जाती है तो उस समाज में व्यक्तिवाद का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है। इसके अलावा यांत्रिक एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता है अपराध की सामाजिक प्रकृति, सोशल कैरेक्टर ऑफ क्राइम। दुर्खीम ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यांत्रिक एकता एक ऐसी दशा है जिसमें अपराध को समूह की भावनाओं पर आघात करने वाला कार्य माना जाता है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समूह के नैतिक नियमों, आदेशों या विश्वासों के विरुद्ध कार्य करता है तो समूह के सभी सदस्यों के द्वारा उसके इस कार्य को समूह के विरुद्ध कार्य मान करके उससे बदला लेने या प्रतिशोध लेने का प्रयास किया जाता है। यानी यांत्रिक एकता वाले समाजों में अपराध को व्यक्तिगत कार्य न मान करके वो एक सामूहिक अपराध का कार्य माना जाता है और इस कारण से जो व्यक्ति है उसको समूह के सभी व्यक्तियों के प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो अपराध की जो प्रकृति होती है वो सामाजिक प्रकृति होती है और प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज में का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक दूसरे के व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है, निगाह रखता है और इस कारण से कोई भी व्यक्ति अपराध की दशा में दंड से बच नहीं पाता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की एक सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विशेषता है दमनकारी कानूनों का होना। दुर्खीम ने दमनकारी कानूनों और यांत्रिक एकता के पारस्परिक संबंध को विस्तार से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। उनका ये कहना है कि दमनकारी कानूनों का जो उद्देश्य होता है वो अपराधी का सुधार करना या उसे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि कठोर दंड देकर के उससे इस तरह का प्रतिशोध लेना होता है जिससे कि समूह के सभी लोगों के बीच में इस तरह की भावना का विकास हो सके, यानी लोगों को भावनात्मक रूप से संतुष्ट किया जा सके। यानी दमनकारी कानून जो है वो एक ऐसे कानून होते हैं जिसमें समूह की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को दंडित किया जाता है, व्यक्ति को सामाजिक रूप से उसको उसके साथ उसके जो आपराधिक कृत्य है उसको उसके विरुद्ध बदला लेने का प्रयास किया जाता है। तो इन कानूनों का जो उद्देश्य होता है वो वास्तव में प्रत्येक दशा में समाज की नैतिक एकता को बनाए रखना होता है। यानी इन दमनकारी कानूनों में समूह की इच्छा या उसकी जो स्वीकृति जो होती है वो सर्वोपरि होती है। इसमें व्यक्तिगत इच्छा या व्यक्ति का हित जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो समूह की भावनाओं या समूह की इच्छाओं के विपरीत होता है और सामूहिक एकता या सामाजिक एकता का उल्लंघन करता है तो ऐसे में उसके इस कार्य को कठोरता के साथ दमन कर दिया जाता है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति जो हैं उनके अंदर इस तरह की भावनाएं विकसित न हो पाए। तो इन विशेषताओं के द्वारा दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया है कि यांत्रिक एकता मुख्यतः आदिम और सरल समाजों की एक प्रमुख विशेषता रही है और आज भी जिन समाजों में सरलता है यानी परंपरागत जीवन है उनमें यांत्रिक एकता से संबंधित इन विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यांत्रिक एकता जो है वो सामूहिक जो सामाजिक जो एकता है उसका जो प्रारंभिक स्वरूप होता है। इसका जो दूसरा प्रमुख स्वरूप है वो है सावयवी एकता का। सावयवी एकता के बारे में दुर्खीम ने कहा है कि सावयवी एकता जो है वो वर्तमान जटिल और आधुनिक समाजों की विशेषता होती है। हालांकि आपको ये जानना जरूरी है कि दुर्खीम से पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी एकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है और दुर्खीम ने स्पेंसर से प्रभावित होकर के उनके इस विचार से सहमत होकर के उन्होंने सावयवी एकता का शब्द ग्रहण किया है और उस शब्द को ग्रहण करने के बाद ये बताया है कि सभी समाजों की संरचना को सावयवी संरचना नहीं कहा जा सकता है। सावयवी एकता की दशा केवल आधुनिक समाजों की विशेषता है। यानी जो सभी समाज हैं उनमें जो सामाजिक एकता है वो उसका जो स्वरूप है वो सावयवी नहीं होता है, बल्कि जो आधुनिक जटिल और जो परिवर्तनशील जो समाज हैं उन समाजों को हम जो है वो एक सावयवी एकता वाला समाज कह सकते हैं। यानी जो आधुनिक समाज हैं वो सावयवी एकता वाले समाज हैं और जो परंपरागत जो आदिम समाज थे वो यांत्रिक एकता वाले समाज हुआ करते थे। तो इस तरह से दुर्खीम ने ये बताया है कि आधुनिक समाजों में जैसे जैसे कार्यों की विभिन्नता, विशेषीकरण और व्यक्तिवादिता में वृद्धि होने लगी है वैसे वैसे उसकी जो सामाजिक संरचना है
सामाजिक एकता का जो स्वरूप है वो भी परिवर्तित होने लगा है। और ऐसे में जो उसकी जो एकता है वो यांत्रिक एकता से बदल करके, यांत्रिक एकता जो है वो परिवर्तित होकर के सावयवी एकता के रूप में बदलने लगती है, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो संरचना है वो यांत्रिक एकता से परिवर्तित होकर के सावयवी संरचना का स्वरूप ग्रहण करने लगती है। दुर्खीम का ये मानना है कि जब जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज का आकार बढ़ने लगा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाना शुरू हुआ, और इससे समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण का महत्व बढ़ने लगा। और अपने अलग अलग हितों के कारण व्यक्तियों के विचारों, मनोवृत्तियों और उनके कार्य करने के ढंगों में भी एक स्पष्ट विभाजन या स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ने लगा, उत्पन्न हो गया। और इस तरह से जहाँ पर परंपरागत या सरल समाजों में जहाँ सामूहिक चेतना की प्रधानता हुआ करती थी, वहीं आधुनिक समाजों में वैयक्तिक चेतना का महत्व बढ़ने के कारण, श्रम विभाजन के होने के कारण या विशेषीकरण का महत्व बढ़ने के कारण स्वाभाविक रूप से जो सामाजिक एकता है वो परिवर्तित होने लगी। और ऐसी दशा में एक दूसरे से भिन्न भिन्न कार्यों को करने के बावजूद व्यक्ति अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के ऊपर उनका निर्भर रहना अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से समाज में एक हित प्रधान सहयोग की व्यवस्था, एक हित प्रधान सहयोग की में वृद्धि हुई। और दुर्खीम का ये कहना है कि यही जो है हित प्रधान सहयोग की जो व्यवस्था है, इसी को हम सावयवी एकता की दशा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या सावयवी एकता के रूप में इसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो दुर्खीम का ये मानना है कि वैयक्तिक चेतना और हित प्रधान सहयोग की जो प्रधानता है वो सावयवी एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता है। और सावयवी एकता वास्तव में श्रम विभाजन का एक आवश्यक परिणाम है। यानी जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समाज में विशेषीकरण उत्पन्न होता जाएगा, और विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में एक प्रकार से हित प्रधान सहयोग की व्यवस्था निर्मित होगी, विकसित होगी, वृद्धि होगी। और ये जो हित प्रधान सहयोग की जो व्यवस्था है वो समाज में एक सावयवी एकता की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण या एक आवश्यक दशा के रूप में होगी। उनका ये मानना है, दुर्खीम का ये कहना है कि वर्तमान जटिल समाजों में भी व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को सहयोग दिए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो इस तरह से दुर्खीम ने सावयवी एकता को श्रम विभाजन के एक आवश्यक परिणाम के रूप में स्पष्ट किया है। उन्होंने ये जो सावयवी एकता है उसे स्पष्ट करने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जिनको कि आपको हम भी यहाँ पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से कुछ पॉइंट्स में आपको सावयवी एकता की प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सावयवी एकता की विशेषता को मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर उल्लेखित किया गया है, जिनमें यांत्रिक एकता वाले समाजों की जो पहली विशेषता है वो है व्यक्तिगत असमानताओं में वृद्धि। यानी यांत्रिक एकता की मुख्य विशेषता जहाँ समानता हुआ करती थी, वहीं सावयवी एकता की दशा में व्यक्तिगत असमानताओं में तेजी से वृद्धि होने लगती है। दुर्खीम ने लिखा है कि जहाँ एक और आदिम समाजों में लोगों की समानताओं से यांत्रिक एकता का विकास होता है, वहीं आधुनिक समाजों में विभेदों के कारण सावयवी एकता विकसित होती है। यानी जैसे जैसे यांत्रिक एकता दुर्बल पड़ने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, उद्योगों से संबंधित तरह तरह के क्रियाकलापों में वृद्धि होने लगती है, तो इससे लोगों के विचारों, कार्य करने के ढंगों और जीवन शैली में एक स्पष्ट भिन्नता उत्पन्न होने लगती है, और समाज जो है वो परिवर्तित होने लगता है। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यांत्रिक एकता जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के सावयवी एकता का स्वरूप धारण कर लेती है। सावयवी एकता वाले समाजों की दूसरी प्रमुख विशेषता है विशेषीकरण। सावयवी एकता और जैसा कि हमने आपको बताया है कि दुर्खीम ने
सावयवी एकता को श्रम विभाजन के एक आवश्यक परिणाम के रूप में इसे स्पष्ट किया है। तो उनका ये मानना है कि श्रम विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह का कार्य करता है और एक ही तरह का कार्य करने के कारण उसके अंदर विशेषीकरण उत्पन्न हो जाता है, यानी वो एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए जो है एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए वो योग्य होता है। उदाहरण के लिए उद्योगों में, व्यवसायों में या शिक्षा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो अपने कार्यों को लंबे समय तक करने के कारण अपने कार्यों में सर्वाधिक कुशल हो जाते हैं। तो इस तरह से अपनी इस कुशलता के कारण अपने उस कार्य में तो वो अधिक कुशल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कार्यों के लिए उनके अंदर वो कुशलता नहीं होती है। तो इस तरह से वो अपने कार्यों को करते हुए एक तरह से हित प्रधान निर्भरता की स्थापना में सहयोग देते हैं। तो यांत्रिक सावयवी एकता वाले समाजों की जो तीसरी विशेषता है वो है जटिलता में वृद्धि। जटिलता में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि यांत्रिक एकता वाले समाजों की तुलना में जो सावयवी एकता वाले समाज होते हैं उनकी प्रकृति अधिक जटिल होती है। यानी एक और इन समाजों में व्यक्तियों की आवश्यकताएं बहुत अधिक होने के कारण उद्योगों में वृद्धि होती है, तो दूसरी ओर ऐसे संगठनों को भी प्रोत्साहन मिलता है जिनकी जो प्रकृति है वो औपचारिक होती है और इनके फलस्वरूप सामाजिक एकता में जो बदलाव होता है वो परिवर्तित होकर के वो सरलता से धीरे धीरे परिवर्तित होकर के जटिलता के रूप में परिवर्तित होती जाती है और समाज जो है वो एक जटिल समाज के रूप में निर्मित हो जाता है। सावयवी एकता की जो चौथी विशेषता है वो है सामूहिक चेतना का अभाव। सामूहिक चेतना का अभाव का से दुर्खिम का असर ये है कि सावयवी एकता और व्यक्तिगत सामूहिक चेतना के बीच में एक विपरीत का संबंध होता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी समाज में जैसे जैसे सावयवी एकता बढ़ती जाती है वहाँ पर सामूहिक चेतना का प्रभाव कमज़ोर होने लगता है और इस कारण से समाज में एक ऐसी परिस्थिति या एक ऐसी दशा या एक ऐसी एकता उत्पन्न हो जाती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को सामूहिक इच्छा के अधीन नहीं समझता है, बल्कि उन कार्यों को अधिक महत्व देने लगता है जो उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं हित प्रधान निर्भरता। यानी इस तरह से व्यक्ति जो है वो अपने जो है वो व्यक्तिवादिता में वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने लिए जो उपयोगी कार्य हैं, जो उसके हितों को, जो अपने उसके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने वाले हैं, उन कार्यों को अधिक महत्व देने लगता है और वो जो सामूहिक इच्छा है उसको गौण समझने लगता है। तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना की प्रधानता होती है, लेकिन जो सावयवी एकता वाले समाज हैं उनमें सामूहिक चेतना में कमी होती है, यानी व्यक्तिवादिता में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ सावयवी एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता है वह है संविदात्मक संबंधों का महत्व या संविदात्मक संबंधों की प्रधानता। सावयवी एकता के द्वारा जब सावयवी एकता के अंतर्गत जब सामूहिक चेतना का प्रभाव कमज़ोर होने लगता है, सामूहिक चेतना में कमी आने लगती है और व्यक्तिवादिता में विकास होने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं वो सामूहिक चेतना पर आधारित न होकर के बल्कि संविदात्मक संबंधों पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से सावयवी एकता वाले जो समाज हैं उनमें व्यक्ति एक दूसरे से उतने ही संबंध स्थापित करते हैं जिनकी सहायता से वे अपने शर्तों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी जैसे जैसे सावयवी एकता विकसित हो जाती है, बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे समाज में जो कानून है, जो नियम है, जो परंपराएं हैं वो संविदात्मक हो जाती हैं, सामाजिक समझौते के अनुरूप हो जाती हैं और शर्तों के अधीन हो जाती हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उन्हीं शर्तों के अधीन सहयोग देता है और उन्हीं शर्तों के अधीन कार्य करता है। सावयवी एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता है जो अंतिम विशेषता के रूप में दर्शाई गई है, वो है प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता। यानी इसके पहले जो यांत्रिक एकता था की अवधारणा जो आप पढ़े उसमें
दमनकारी कानूनों की बात की गई थी और यहाँ सावयवी एकता वाले समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। और इस कारण से दुर्खिम ने ये बताया है कि सावयवी एकता की दशा में सामूहिक चेतना की तुलना में व्यक्तिगत इच्छाओं का महत्व इतना अधिक हो जाता है कि जो व्यक्तिवादिता जो है वो इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है या अपराध की श्रेणी में आता है, तो व्यक्ति के इस कार्य को सामूहिक जीवन के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य न मान करके उसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य समझा जाने लगता है। तो इस आधार पर सामाजिक नियंत्रण के लिए ऐसे नियम बनाए जाते हैं या ऐसे कानून बनाए जाने लगते हैं जिनके द्वारा अपराध के कारण व्यक्ति को होने वाली जो क्षति है उसको पूरा किया जा सकते। इसलिए प्रतिकारी कानूनों को हम क्षतिपूर्ति कानून भी कहते हैं, यानी जिसमें व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है, उस अपराध के कारण व्यक्ति को जो हानि हुई है, उस हानि की भरपाई करने का प्रयास किया जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। और वास्तव में इन कानूनों को समूह के सदस्य लागू नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें औपचारिक संस्थाओं के द्वारा, जैसे न्यायालय के द्वारा, पंच के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सावयवी एकता की दशा में जो सामाजिक नियंत्रण का जो स्वरूप होता है वो यांत्रिक एकता से बिल्कुल भिन्न होता है, यांत्रिक एकता से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरह से अपने इस पुस्तक में यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में दुर्खिम ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए ये बताया है कि यह निष्कर्ष दिया है कि यह एक ऐतिहासिक नियम है कि यांत्रिक एकता जो समाज में पहले स्थापित होती है और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और उसके जगह पर, उसके स्थान पर सावयवी एकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। यानी यांत्रिक एकता जो है वो सावयवी एकता का प्रारंभिक स्वरूप होता है और जब वो कमज़ोर पड़ने लगती है तो धीरे धीरे उसके स्थान पर सावयवी एकता विकसित होने लगती है। और जब व्यक्तियों के बीच में पाई जाने वाली एकता की यह प्रकृति बदलती है तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न समाजों की संरचना में भी परिवर्तन होने लगता है। यानी जब सामाजिक एकता का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होता है तो उस एकता के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण से स्वाभाविक रूप से जो समाज की जो संरचना है वो भी परिवर्तित होने लगती है। तो दुर्खिम का ये कहना है कि जिस तरह से सावयव के अंगों में परिवर्तन होने से एक शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनके अंगों में परिवर्तन होने से शरीर का आकार, उसका स्वरूप भी बदल जाता है, उसी तरह से जब सामाजिक एकता का स्वरूप बदल जाता है तो समाज का संरचना, समाज का स्वरूप भी बदल देता है। यानी जो सामाजिक एकता की बदली हुई जो प्रकृति है वो समाज की संरचना को भी बदल देती है। तो इस तरह से सामाजिक एकता के बारे में इस सिद्धांत के आधार पर, अपने इस दृष्टिकोण के आधार पर इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर वास्तव में सामाजिक विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आप दुर्खिम के जो सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है, सामाजिक एकता के बारे में जो दृष्टिकोण है, आप इससे परिचित हुए होंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और घंटी वाला जो बटन है, बेल आइकन है, इसको दबाना, प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे जो आगे के वीडियो हैं वो लगातार मिलते रहें।